मूवी की शुरुआत में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मार्कस होता है। वो अपनी आर्मी के सीनियर कमांडर के पास आता है। उस कमांडर से कहता है कि मुझे इस किले की हालत बहुत ही खराब लग रही है, हमें जल्द ही इसे ठीक करवाना होगा, इसे रिपेयर करवाना होगा। उसी रात हम देखते हैं कि जब मार्कस सो रहा होता है तो उसे बाहर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और इसी वजह से वो उसी कमांडर के पास जाता है। वो उस कमांडर से पूछता है, तुमने वो आवाज सुनी, ये आवाज कैसी थी? इस पर कमांडर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये किसी खतरनाक जानवर की आवाज है। तो जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी आर्मी को तैयार करूं हमले के लिए, यानी हम इस जानवर पर हमला करके इसे लड़ सके। ये सुनकर मार्कस कहता है, लेकिन मुझे ये कोई जानवर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी तुम आर्मी को करो तैयार हमले के लिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये पूरी आर्मी बिल्कुल तैयार होकर अपने किले के पास जाती है, लेकिन इन्हें तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही मार्कस मुड़ता है तो पीछे से बहुत सारे लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन मार्कस और इसकी फौज बड़ी ही बहादुरी से उन सबका मुकाबला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं एक एक करके। फिर मार्कस अपने लोगों का एक ग्रुप चेकिंग के लिए भेजता है ताकि आसपास की सूरत हाल को देखा जा सके। फिर अगली सुबह मार्कस उस कमांडर से पूछता है कि रात हमारे लोगों का जो ग्रुप चेकिंग के लिए गया था, क्या वो वापस आया है या फिर नहीं? तब ये सुनकर वो कमांडर कहता है कि नहीं, अभी तक वो लोग वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी नहीं मिली कि उनके साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी है या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके किले के बाहर एक कबीले के बहुत सारे लोग आ गए हैं और ये कबीले वाले लोग वही होते हैं जिन्होंने कल रात इनके कबीले पर हमला किया था, यानी जिन लोगों को मार्कस और इसकी आर्मी ने मारा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कस के लोगों का वो ग्रुप जो कि उसने कल रात चेकिंग के लिए भेजा हुआ था, इन कबीले वालों ने उन सबको प्रिजनर बनाया हुआ था। इस कबीले का सरदार मार्कस से कहता है, तुम लोग वही हो ना जिन्होंने हमसे हमारी जमीन छीन ली, तुमने हमारे बच्चों को मारा, हमारा पूरा पूरा खानदान खत्म कर दिया और अब हम इसीलिए बदला लेने आए हैं। हम तुम्हारे एक एक फौजी को चुन चुन के मारेंगे, इतनी बुरी तरह मारेंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। ये कहते ही कबीले का वो सरदार मार्कस की एक आदमी का सर ही धड़ से अलग कर देता है। तब ये देखकर मार्कस को काफी बुरा भी लगता है और साथ ही वो काफी गुस्से में भी आ जाता है। इसी वजह से वो उस कमांडर से कहता है कि मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं अपने लोगों को इस तरह से एक एक करके मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए जल्दी करो, पूरी फौज तैयार करो और उन्हें मेरे साथ भेजो और तुम्हारा काम ये है कि तुम 50 फौजियों के साथ अपने गेट पर ही रहना। फिर मार्कस अपनी फौज लेकर उन लोगों के पास पहुंच ही जाता है। इसके बाद इन दोनों आर्मीज के बीच बहुत जबरदस्त किस्म की फाइट होती है और इस जंग में बहुत सारे बेकसूर और मासूम लोग मारे जाते हैं। लेकिन मार्कस देखता है कि हम तो जंग हार रहे हैं, तो इसीलिए वो सीधा इस कबीले के सरदार के पास जाता है और अपना रॉड फेंककर उस सरदार को मार डालता है। अब क्योंकि वो खुद भी काफी जख्मी था, इसीलिए वो भी बेहोश हो जाता है। वो बेहोशी की हालत में अपना बचपन देखता है और साथ ही एक ईगल को भी। फिर जैसे ही मार्कस होश में आता है, वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसके अंकल होते हैं। यहाँ वो मार्कस को बताते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे फादर का भाई हूँ, यानी कि तुम्हारा अंकल हूँ और शाबाश, जबरदस्त, तुम इतनी बड़ी फौज पर अकेले ही भारी पड़ गए और सच में ये कोई छोटी बात नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ी बात है कि तुम इतने हजार लोगों के बीच से जिंदा बचकर वापस आ गए। और अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताता हूँ, तुम और तुम्हारी आर्मी रोमन्स हैं और जब तुम बेहोश हो गए तो तुम्हारे रोमन सोल्जर्स तुम्हें मेरे पास ले आए और अब मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि वो कमांडर मार्कस से मिलने आता है। यहाँ वो कमांडर मार्कस से कहता है कि हमारी पूरी आर्मी तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी हिम्मत से काफी खुश है। फिर मार्कस से थोड़ी देर बात करने के बाद वो कमांडर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मार्कस अपने अंकल के साथ गाँव के लोगों का एक शो देखने के लिए जाता है। यहाँ पर मार्कस अपने अंकल से पूछता है कि मेरे पापा यानी कि आपके भाई कैसे आदमी थे। यहाँ पर उसके अंकल मार्कस से कहते हैं कि तुम्हारे फादर सच में एक काफी अच्छे और एक बहादुर कमांडर थे और वो मरते दम तक ईगल की रखवाली करते रहे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, असल में जो ईगल होती है वो रोमन्स और इसकी आर्मी के लिए इज्जत और जीत का साइन होती है, यानी जब तक वो ईगल उनके पास है तो इसका मतलब ये है कि वो जंग जीत रहे हैं। लेकिन जैसे वो ईगल दुश्मनों के पास चली जाएगी तो उनके जीतने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो जंग हार जाते हैं। और हर रोमन उस ईगल को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता है, यानी वो उस ईगल को हासिल करने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जंग के इस मैदान में एक ब्रिटेन गुलाम को लाया जाता है। इसको हथियार देकर एक रोमन से लड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो गुलाम उस रोमन के सामने अपने हथियार फेंक देता है और ये देखकर सारे रोमन लोग बोलने लगते हैं, मारो इसे मार डालो, क्योंकि ये गुलाम है, ये ब्रिटेन है, हमारा दुश्मन है, इसे मार डालो। लेकिन इन सभी के बीच बैठा हुआ मार्कस कहता है, नहीं, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, इसकी जान बख्श दो। वो आसपास के लोगों से भी कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, मेरा साथ दो, इसे मारने का
ना कहो, इसे बचाओ मेरे साथ मिलकर। तब ये सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग मार्कस की बात मान लेते हैं और इस तरह से इस गुलाम को बचा लिया जाता है, जहाँ बाद में मार्कस इस गुलाम को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर हमें इस गुलाम का नाम पता चलता है, इसका नाम इसका होता है और वो एक खंजर मार्कस को दिखाते हुए कहता है, ये मेरे फादर का खंजर है और अब ये आप रख लीजिए और अब से मैं ये बात कबूल करता हूँ कि मैं आपका गुलाम हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, क्योंकि अगर आप ना होते तो अब तक तो मैं मर चुका होता। फिर अगले दिन डॉक्टर मार्कस के टांके खोलने आता है, तो यहाँ पर डॉक्टर मार्कस के अंकल को कहता है कि मार्कस को मजबूती से पकड़ लो। तब ये सुनकर मार्कस के अंकल कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है अब, और वैसे भी मैं अपने भतीजे का खून तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो इसी वजह से इसका कोई मार्कस को पकड़ना पड़ता है। कि रात के टाइम मार्कस के अंकल उसे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाते हैं और वो लोग रात का खाना मिलकर खाते हैं। यहाँ पर ये सब लोग रोमन की हुकूमत के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक आदमी इन सभी को बताता है कि नॉर्थ साइड पर एक दीवार है और उस दीवार के पीछे एक कबीला है और उस कबीले के पास एक ईगल देखी गई है और उस कबीले के लोग उस ईगल को अपने मंदिर में रखकर उसकी वर्शिप करते हैं। तब ये सुनकर मार्कस कहता है कि अगर ये बात कंफर्म है, अगर ये बात सच्ची है, तो हम में से किसी रोमन को वहाँ पर जाना होगा और अपना वो ईगल वहाँ से वापस लाना होगा निकाल कर, क्योंकि वो ईगल हमारा है। तब ये सुनकर वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दीवार के उस पार कोई यूं नहीं बल्कि ब्रिटेन है, और जब ब्रिटेन के सामने रोमन की इतनी बहादुर आर्मी टिक नहीं पाई तो अब हम लोग उनके सामने क्या टिकेंगे, हम उनका क्या मुकाबला करेंगे। और वैसे भी कमांडर की तरफ से ये बात बताई गई है कि जो कोई भी दीवार के उस पार गया है वो आज तक वापस नहीं आया। अब ये सारी बातें मार्कस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। तभी मार्कस के पीछे पीछे उसके अंकल आते हैं और उसे कहते हैं, बेटा किसी की ऐसी बातें सुनकर तुम जज्बाती मत बनो, और उन्होंने गलत क्या कहा है, वो सच बोल रहे हैं, दीवार की उस पार जो भी गया है सच में वो वापस कभी भी नहीं आया लौटकर। इसलिए जज्बाती मत बनो, बात को सुनो, उसको समझो। तब यहाँ पर मार्कस अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि मेरी ख्वाहिश हमेशा से ही अपने फादर की तरह एक बहादुर कमांडर बनने की थी, और देखिए मेरी वो ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी भी हो गई, यानी कि मैं कमांडर बन गया। और आज जब मुझे ये बात पता चल गई है कि मेरे फादर का ड्रीम क्या था, यानी कि उस ईगल को बचाकर यहाँ पर लाना था, और जो वो पूरा नहीं कर सके, तो आज मुझे ये मौका मिला है अपने फादर के उस ड्रीम को पूरा करने का। तो फिर आप ही बताइए मैं ऐसा कैसे ना करूँ। अंकल जी आप ही बताइए कि सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं चुपचाप कैसे बैठ जाऊँ। तब मार्कस के अंकल उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे कहते हैं, अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, अगर तुम पूरी आर्मी वहाँ पर लेकर जाना चाहते हो तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर जाना ही मुश्किल होगा। तब ये सुनकर मार्कस कहता है कि मैं वहाँ पर आर्मी लेकर जाऊंगा ही क्यों, मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला जाऊंगा, यानी कि मैं अपने साथ वहाँ पर इसका को लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो भी तो ब्रिटेनी है, उसे वहाँ की सारी जगहों का पता है और वहाँ की लैंग्वेज भी आती है। फिर अगले दिन मार्कस ऐसा ही करता है, वो इसका को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो अपने किले की आखिरी दीवार पर पहुँच जाता है। वहाँ पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उनसे कहते हैं, जनाब यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर जो भी जाता है वो बचकर वापस नहीं आता, यानी कि दरवाजा हमने यहाँ से तो एक बार खोल दिया लेकिन फिर वहाँ से दरवाजा कभी भी किसी ने भी नहीं खोला। ये कहकर वो लोग उन पर हंसने भी लगते हैं। तब ये सुनकर मार्कस उनसे कहता है कि ज्यादा बातें बनाना बंद करो, बस तुम यहाँ से दरवाजा खोल दो और देखना बहुत जल्द हम दरवाजा उधर से भी खुलवा लेंगे। तब वो लोग ऐसा ही करते हैं और उस दरवाजे को खोल देते हैं और दरवाजे के उस पार हम देखते हैं कि वहाँ पर दूर दूर तक बस पहाड़ियाँ और गुफाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी कि वहाँ पर ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, कुछ भी नहीं था, लेकिन वैसी जगह दिखने में काफी खूबसूरत। अब आगे जाते हुए इसका कहता है कि हो सकता है कि शायद वो कबीला हमें एक दिन में ही मिल जाए, यानी जिनको हम ढूंढने जा रहे हैं, यानी जिनके पास वो ईगल है, और अगर वो कबीला हमें नहीं मिलने वाला तो चाहे हम महीनों यहाँ पर भटकते रहें हमें नहीं मिलेगा। अब रात को ये दोनों इस जगह पर रुककर आराम करते हैं और यहाँ पर मार्कस इसका को बताता है कि पता नहीं क्यों मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे फादर अभी भी जिंदा हैं और वो मेरे आस पास ही हैं, मेरे साथ साथ हैं। तब ये सुनकर इसका उसे कहता है कि क्या तुम अपने फादर को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हो। तब ये सुनकर मार्कस कहता है कि नहीं नहीं, मैं उनको ढूंढने तो नहीं आया, बल्कि मैं तो उनका एक अधूरा ड्रीम पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यानी कि मैं यहाँ से ईगल वापस ले जाने के लिए आया हूँ। फिर अगली सुबह ये फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसका मार्कस को कहता है कि आगे जो लोग भी मिले उनसे मुझे बात करने देना, ना कि तुम खुद करने लग जाना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम रोमन हो तो तुम्हें तो वो वैसे भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा।
अब काफी दूर जाने के बाद ये लोग काफी थक चुके थे, इन्हें भूख भी लगी हुई थी। इसी वजह से ये एक जगह पर रुककर खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं और एक एक करके उन्हें मार गिराते हैं। लेकिन बाद में एक छोटा बच्चा इसका पर हमला कर देता है, लेकिन इसका भी उसे पकड़ के उसे बस मारने ही वाला होता है। तो तभी वो ये देखकर रुक जाता है कि ये तो बस छोटा सा बच्चा है, इसी वजह से वो उसे